हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट हाउ द पाइथन प्रोग्राम एक्चुअली वर्क। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो बात कर लेते हैं कि एक्चुअली में पाइथन प्रोग्राम कैसे वर्क करता है। तो उसको डिस्कस करने से पहले हमें समझ में आना चाहिए कि और प्रोग्राम कैसे रन करते हैं हमारे कंप्यूटर्स के अंदर, हमारे सिस्टम्स के अंदर। तो इस केस में मैं प्रोग्राम्स लूंगा जो कि होंगे सी या C++ में लिखे हुए। देन हम उसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, आपका पाइथन के साथ। एंड देन फिर हम उसके बाद डिस्कस करेंगे जो हम लोग पीवीएम की बात कर रहे हैं, पाइथन वर्चुअल मशीन्स के बारे में बात कर रहे हैं, वो एक्चुअली में होते क्या है। ओके, सो लेट्स सी। तो बात कर लेते हैं कि जो हमारा प्रोग्राम है वो सी और C++ के अंदर कैसे डेवलप होता है। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लेके रखा हुआ है, एक कोड लेके रखा हुआ है जो कि even.cpp है। cpp का मतलब है हमारा C++ के अंदर ये फाइल बनी हुई है, ये एक्सटेंशन है, तो ज्यादा टेंशन लेने वाली बात है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, सोर्स कोड है, या मैं कह सकता हूँ कि जो कोड है वो लिखा गया है किसके अंदर, C++ के लैंग्वेज के अंदर लिखा गया है। ओके, अब होता क्या है बैकएंड में क्या होता है। हमारे को तो ये मालूम है भैया, सी का प्रोग्राम गया, आउटपुट मिल गया, काम खत्म, कलेश खत्म, रोटी खाई, पैसा आजा। लेकिन एक्चुअली में ये वर्क कैसे करता है। एक्चुअली में होता क्या है कि जो आपका जो सोर्स कोड होता है वो प्री प्रोसेसर के पास होके जाता है। ठीक है, फिर प्री प्रोसेसर आपका एक फाइल जनरेट करती है, और ये जो फाइल है ये फिर देन आपके पास जाता है कंपाइलर के पास। अब कंपाइलर क्या है, कंपाइलर आपके हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज या रिसेम्बलेंस टू द लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर। तो कंपाइलर क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, आपके हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। अब ये जो यहाँ से जनरेटेड फाइल है, अच्छा ये ध्यान रखिएगा, लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया है, अभी मशीन कोड या बाइनरी कोड में नहीं डिफाइन किया है। ये चीज डिफाइन करने के लिए अभी उसका टाइम है, अभी एक और स्टेप है जिसके थ्रू वो होके जाएगा, देन उसके बाद मशीन कोड के अंदर जनरेट होगा। ठीक है, तो हमारी ये जो फाइल है कंपाइलर के द्वारा जनरेट की जाती है, एंड ये जो जनरेटेड फाइल है देन किसके पास जाएगी, लिंकर के पास जाएगी, एंड फाइनल स्टेप जो आपका होगा वो होगा आपका मशीन कोड की तरफ आपके कोड को सेंड करना। ठीक है, अब मशीन, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, even.cpp लिखा था, तो यहाँ पे हमें जो आउटपुट मिला वो क्या मिला, even.a मिला, या कई केस में हमें मिल सकता है even.exe। ओके, ये जो हमारा प्रोसेस हुआ, ये जो बिल्ड करने का प्रोसेस हुआ, या कहूँ कि कंपाइल करने का प्रोसेस जो हुआ, इस प्रोसेस में हमारे को क्या फाइल मिला, एक मशीन कोड जनरेट होके मिला, या मैं कहूँ कि एक एग्जीक्यूटेबल फाइल मिली, या मैं कहूँ कि एक आउटपुट फाइल मिली। क्या मिली, एक आउटपुट फाइल मिली। तो अब ये अलग अलग क्यों दिख रहा है, even.a अलग है, even.exe अलग है, ऐसा क्यों। तो इसको समझने के लिए मैं आपको 3 सिनेरियोस दिखाता हूं। तो अब आप बात समझो, एक बात क्या है कि ये जो even.exe फाइल है वो सिर्फ और सिर्फ आपका किस फाइल में चलेगा, या कहूं कि किस OS पे चलेगा। ये सारे जो है हमारे क्या है, एग्जांपल है किसके, OS के, ऑपरेटिंग सिस्टम के। एंड आप कोई भी प्रोग्राम किसके अंदर रखते हो, कंप्यूटर के अंदर। एंड कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगी, OS की। एंड OS क्या है, इट इज इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड द यूजर। बहुत सिंपल तरीके से OS समझ गए होंगे आप। इट इज वेरी मच क्लियर कि OS क्या है, OS इज नथिंग बट इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। मतलब यूजर डायरेक्टली तो हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन जो हमारा OS है वो हमारा इंटरेक्ट करवाता है किसके थ्रू, हमारा इंटरेक्ट कराता है किसके साथ, हार्डवेयर के साथ। ठीक है, तो ये एक इंटरेक्शन होता है किसके बीच में, यूजर के एंड हार्डवेयर के। अब हमारा जो प्रोग्राम है वो किसके अंदर रन होता है, वो रन होता है हमारा OS के अंदर। तो OS के अंदर रन होता है, तो हमारे को ये अलग अलग आउटपुट फाइल्स मिल रही है, कहूँ कि अलग अलग हमें आउटपुट्स मिल रही है, मशीन कोड मिल रहा है हमें। ठीक है, मोर प्रिसाइज कि मशीन कोड मिल रहा है। तो अब अगर मैं चाहूं, even.exe सिर्फ और सिर्फ विंडो के अंदर काम करेगी। अगर मैं चाहूं कि मेरी जो ये मशीन कोड है, या मैं कहूं कि ये जो मशीन even.exe है वो गलती से मेरे macOS में चल जाए भाई, या मैं कहूं कि लिनक्स में चल जाए, तो इज इट पॉसिबल, नो, इज इट नॉट, इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। क्यों, क्योंकि ये जो फाइल है सिर्फ ये विंडोज डिपेंडेंट है। क्या कहूं कि ये सिर्फ विंडो में ही रन करेगा। तो इस तरीके से मैं क्या बोल सकता हूं कि जो हमारे ये जो आउटपुट जनरेट होके आया, ये आउटपुट हमारा जो जनरेट होके आया, ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली हमारा मशीन डिपेंडेंट है। मतलब कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर मशीन में काम कर रहे हो तो आप वही आउटपुट जनरेट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि .exe फाइल आप macOS में चलाओ, या मैं कहूँ कि .a फाइल
या डॉट आउटपुट फाइल आप किसके अंदर चलाओ, विंडोज के फाइल में चलाओ, नहीं चलेगा, नहीं लिनक्स में चलेगा। क्यों? ऐसे केस में आपको यहाँ पे इसको चेंज करना पड़ेगा, किसको, कंपाइलर को चेंज करना पड़ेगा, एंड कंपाइलर उसके ही अकॉर्डिंग आपको आउटपुट जनरेट करके देगा। तो मतलब यहाँ पे क्या है कि ये जो अगर आपको सी लैंग्वेज का कोड आपको रन करवाना है तो वो उसके लिए आपको मशीन इंडिपेंडेंट नहीं, मशीन डिपेंडेंट बनना पड़ेगा। आपको मशीन पे डिपेंड करना पड़ेगा, चाहे वो लिनक्स हो चाहे फिर वो विंडो हो। ठीक है, तो ये तो बड़ी झंझट वाली बात हो गई। तो क्या पाइथन में भी ऐसा ही होता है? लेट्स सी। अब पाइथन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा सिंपल है। पाइथन का कॉन्सेप्ट कैसे सिंपल है वो समझ लेते हैं। पाइथन क्या करता है, देखो यहाँ पे भी सेम चीज है, यहाँ पे py लगा के रखा हुआ है, मतलब ये पाइथन की फाइल है। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक फाइल बना के रखी even.py। ये even.py आप समझ में हो गया, एक कोई प्रोग्राम है जो ऑड इवन में डिफरेंशिएट करता है। ठीक है, हम अभी आगे जाके हम प्रोग्राम्स बनाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक even.py करके फाइल बना के रखी है। तो ये मेरे लिए इस केस में क्या हो गया, सोर्स कोड हो गया। अब ये जो सोर्स कोड है उसमें क्या होता था, पहले प्री प्रोसेसर के पास जाता था, फिर कंपाइलर के पास, फिर लिंकर के पास, एंड देन उसके बाद कहीं पे जाके ये ज्वाइन होता था किसके पास, मशीन कोड में कन्वर्ट होता था। अब लेकिन यहाँ पे एक डायरेक्ट स्टेप आ गया कि सीधा इंटरप्रेटर के पास जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे एक चीज और लिख के रखी है, क्या, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। तो एक्चुअली में होता क्या है, कहाँ जाता है, इंटरप्रेटर के पास जाता है कि कंपाइलर के पास जाता है? तो दी रियल आंसर इज, ना तो वो इंटरप्रेटर के पास जाता है ना ही कंपाइलर के पास। ये जाता है एक नई जगह पे जिसको कहते हैं JIT, या कहें जस्ट इन टाइम कंपाइलर। तो हम अगर इंटरप्रेट, देखो पाइथन अगर कभी भी आप किससे पूछोगे तो क्या कहेंगे, पाइथन इज अ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। लेकिन अगर मैं असलियत में बताऊं आपको तो पाइथन के अगर मुखौटा उठाया जाएगा तो नीचे आपको कंपाइलर ही देखने को मिलेगा, ना कि इंटरप्रेटर। तो लोग फिर इंटरप्रेटर क्यों कहते हैं, उसका कारण है, देखो पाइथन जो है वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज तो है कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, कहूं कि लाइन बाय लाइन रीड किया जाता है, देन फिर उसके बाद एग्जीक्यूट होता है। लेकिन असलियत में होता क्या है कि एक लाइन रीड होती है जो एग्जीक्यूट होती है, उसी टाइम पे ही ये वाली जो लाइंस है हमारी, या जो दूसरी लाइंस होती हैं कोड की, वो भी कंपाइल हो जाती हैं एंड वो रेडी रहती हैं, कहें कि स्टैंड बाय पे रहती हैं। ठीक है, किस पे रहती हैं, आपका स्टैंड बाय पे रहती है, ताकि क्या हो कि जब आप दूसरी लाइन पे जंप करें तो आपका जो फाइल है वो रेडी रहे उस आउटपुट के साथ। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का क्या सीन होता है, उसका सीन सिंपल है, फर्स्ट लाइन रीड करी उसके बाद आउटपुट दिया, सेकंड लाइन रीड करी फिर आउटपुट दिया। जस्ट इन टाइम कंपाइलर्स का काम क्या होता है, वो भी सेम इंटरप्रेटर के ही कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। लेकिन होगा क्या कि यहाँ पे फर्स्ट लाइन जब तक रन हो रही होगी, रीड हो रही होगी एंड आउटपुट जनरेट हो रहा होगा, उसके अकॉर्डिंग उसी टाइम में ये जो रेस्ट रिमेनिंग वाली जो लाइंस है वो आपकी ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुकी होंगी, एंड एग्जीक्यूट होने के बाद क्या होगा, वो स्टैंड बाय पे रहेंगी, ताकि जैसे आप नेक्स्ट लाइन पे स्विच करें आपका जो आपकी जो लाइन है वो ऑलरेडी इंटरप्रेटेड हो या ऑलरेडी वो कंपाइल हो चुकी हो। तो ये जो है काम होता है किसका, जस्ट इन टाइम कंपाइलर्स का। तो एक्चुअली में क्या होता है, सोर्स कोड कहाँ जाता है, जस्ट इन कंपाइलर्स के पास जाता है, एंड देन वहां से आपका जो है क्या जनरेट होता है, यहाँ से आपका जनरेट होता है बाइट कोड। ठीक है, तो यहाँ से क्या नहीं जनरेट होता है, मशीन कोड नहीं जनरेट होता है, यहाँ से जनरेट होता है आपका बाइट कोड, या कहें .pyc फाइल जनरेट होती है। तो अब ये .pyc फाइल क्या है सर, ये तो बता दो। .pyc फाइल एक तरीके की फाइल है जो कौन रीड करता है, ये फाइल रीड की जाती है हमारे बहुमूल्य PVM के द्वारा, या कहूं कि पाइथन वर्चुअल मशीन के द्वारा ये चीजें पढ़ी जाती हैं, ये फाइल से पढ़ी जाती हैं। तो यहाँ पे भी 3 सिनेरियोस ले लेते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने 3 सिनेरियोस लेके रखे हुए हैं। तो अब होगा क्या, हर डिवाइस में उसका खुद का PVM इंस्टॉल होगा, और मैंने क्या कहा कि ये जो हमारी pyc फाइल है वो कहाँ जाएंगी, अपने अपने निर्धारित PVMs में जाएंगी, या अपने अपने एलोकेटेड PVMs में जाएंगी, और PVM ही इसको कन्वर्ट करेगा किसके अंदर, आपका मशीन कोड के अंदर। किसके अंदर, मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करेगा। और जब ये मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट होगा तो आपका जो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म है वो उस प्रोग्राम को क्या करेगा, एग्जीक्यूट कर देगा, जो भी उस प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शंस दिए गए होंगे। ठीक है, इज दैट क्लियर? अच्छा, इससे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, वो एक बात समझ लेते हैं कि इससे क्या कंक्लूड हो गया कि हमारा जो पाइथन है वो मशीन इंडिपेंडेंट है। अब कैसे मशीन इंडिपेंडेंट है वो समझ लेते हैं। मशीन इंडिपेंडेंट है, कैसे मशीन इंडिपेंडेंट है वो समझ लेते हैं। अब देखो, इस पूरे प्रकरण में, या कहें कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर हुआ क्या कि हमारा सोर्स कोड जो है वो कंपाइलर के थ्रू गया, कोई भी कंपाइलर हो, चाहे जस्ट इन टाइम कंपाइलर हो या इंटरप्रेटर कह के चलो हम तो कह रहे हैं इंटरप्रेटर है, इंटरप्रेटर के थ्रू होते हुए गया, एंड क्या हुआ, यहाँ से बाइट कोड जनरेट हुआ। अब आप ये बाइट कोड
तीनों प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हो, पर शर्त है कि तीनों पे अपने अपने खुद के पीवीएम्स होने चाहिए। तो ये बाइट कोड पे फर्दर जाके उस पर्टिकुलर पीवीएम से जाके कनेक्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैक ओएस के अंदर विंडोज का पीवीएम डल सके। तो ये हुआ क्या, आपका जो कोड जनरेट हो रहा है वो तो पीवाईसी वाला है, वो ही आप शेयर कर रहे हो। तो आपने कोड तो सिर्फ एक बार लिखा है, लेकिन जो आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो वो 3 टाइम कर रहे हो और वो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए कर रहे हो। तो यहाँ पे आपका जो कोड है वो 1 टाइम लिखा जाएगा और एक ही बार आपने कंपाइलर चूज किया है। तो यहाँ पे ये चीज क्या हो गई, मशीन इंडिपेंडेंट हो गई। आपने पीवाईसी फाइल दे दी, आपका काम खत्म, कलेक्ट। ठीक है, इतनी बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। अब हर बंदे के अंदर एक चुल तो होती ही होती है, आज इस शुल को हमें पूरी भी करनी चाहिए। तो अब एक बात समझ में नहीं आती कि हम लोग तो जब भी प्रोग्राम रन करते हैं तो .py फाइल को रन करते हैं, ना कि .pyc फाइल को। तो ये pyc फाइल तो जनरेट होने की जरूरत ही नहीं है, ऐसी बात नहीं है। बिहाइंड द सीन ये .pyc फाइल भी जनरेट होती है एंड जनरेट होने के बाद मेमोरी मैनेजर इसको गायब कर देता है। लेकिन अगर आपको वो pyc फाइल स्टोर करनी है या किसी को शेयर करनी है तो वो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो सिंपली अगर मुझे कोई प्रोग्राम रन करना होता है, फॉर एग्जांपल मेरे इस लिस्ट, इस डायरेक्टरी के अंदर 3-4 फाइल्स हैं, मैं d1.py को रन कराना चाहता हूं। तो मैंने सपोज किया python.d1.py। तो मैं अगर इसको रन करता हूं तो मेरे को क्या मिलता है, यहाँ पे मेरे को मेरा जो फाइल का कंटेंट है वो यहाँ देखने को मिल गया, क्या, हेलो वर्ल्ड रोचक एजुकेशन। अब अगर मुझे .pyc फाइल जनरेट करनी है तो मैं क्या करूंगा, सिंपली लिखूंगा python फ्लैग m, उसके बाद लिखूंगा पाइथन कंपाइल या पाई कंपाइल एंड जो मेरे फाइल का नाम है, मेरे फाइल का नाम क्या है, d1.py। जैसे एंटर करूंगा तो यहाँ पे एक मेरा फोल्डर जनरेट हो गया। ठीक है, अभी जो फोल्डर जनरेट हुआ, इस फोल्डर के अंदर जब मैं यहाँ पे cd करता हूँ, cd एंड यहाँ पे मैं जाऊंगा अंडरस्कोर पाई कैशे। अब अगर मैं क्या करता हूँ, पाइथन d1.cpython इसको रन करता हूं, तब भी मुझे क्या मिलता है, हेलो वर्ल्ड ही देखने को मिलता है। लेकिन अगर मैं इसको जाऊं और मैं इसको एडिट करूं किसके साथ, हमारे पाइथन के या नोटपैड में खोलूं, तो यहाँ नोटपैड में तो मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है। हाँ, लेकिन मुझे हेलो वर्ल्ड जैसा कुछ तो दिख रहा है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे ये क्या है, ये जो स्ट्रिंग है ये सिर्फ हमारे मशीन को ही समझ में आने वाला है, कि मशीन के द्वारा ही जनरेट किया गया है, मशीन को ही समझ में आएगा। अच्छा देखो, यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो प्रिंट भी देखने को मिल रहा है, हमारे फाइल का नाम भी देखने को मिल रहा है, कोई मॉड्यूल भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये हमारे मशीन को ही समझ में आ सकती है, हमारे समझ में नहीं आएगी। लेकिन अगर मैं कंपेयर करूं दोनों के आउटपुट्स को, तो हाँ, दोनों के आउटपुट्स मुझे सेम देखने को मिले। यहाँ पे भी हेलो वर्ल्ड और रोचक एजुकेशन देखने को मिला एंड यहाँ पे भी हेलो वर्ल्ड एस्टिमेशन एंड रोचक एजुकेशन देखने को मिला। तो दोनों केस में आप चाहे तो ये वाली फाइल आप चाहें तो ये आप लिनक्स में भी शेयर कर सकते हैं, मैक ओएस में भी शेयर कर सकते हैं एंड इवन दूसरे विंडोज फाइल को भी शेयर कर सकते हैं। ये हमारी जो फाइल है वो कहीं पे भी अब रन होने के लिए तैयार है। अगर मैं इसके टाइप को देखूं तो यहाँ पर लिखा है कंपाइल्ड पाइथन फाइल। ओके, तो ये हमारा जो है बिहाइंड द सीन होता है, ये इसलिए हमें ये कभी देखने को नहीं मिलता। लेकिन स्टोर करना है तो आप क्या करेंगे, ये पर्टिकुलर कमांड आप रन कर सकते हैं। ये कमांड जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम इतनी बात कर चुके हैं पीवीएम्स के बारे में कि पीवीएम। तो एक बार हम लोग एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि एक्चुअली में पीवीएम होता क्या है एंड व्हाट इज इट्स एक्चुअल वर्क। ओके, तो पीवीएम्स क्या होते हैं, लेट्स सी। तो पीवीएम इज नथिंग बट इट हैज अ रोल to convert the bytecode instruction into machine code so the computer can execute those machine code instruction and display the output। इतनी अंग्रेजी बोलनी काफी है। नेक्स्ट चीज हम लोग समझ लेते हैं है क्या। तो इसका रोल बहुत सिंपल है, इसका रोल इतना सिंपल है कि बस पूछो मत। इसका रोल इतना सा है कि आपके जो .pyc फाइल जनरेट होती है उसको कहाँ भेजेगा, पीवीएम के थ्रू। ठीक है, और ये जो pyc फाइल जो होती है वो क्या होती है, वो होती है बाइट कोड। ये बाइट कोड जो है पीवीएम के थ्रू होते हुए जाएगा, ये फिल्टर होते हुए जाएगा और आपके मशीन में ये कन्वर्ट कर देगा, किसके अंदर, मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट कर देगा, जिससे हमें क्या मिलेगा, डिजायर्ड आउटपुट मिलेगा। ठीक है, अच्छा अब इस पीवीएम के भी 2 पार्ट्स होते हैं। इस पीवीएम के 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं, एक तो हमारा हो गया इंटरप्रेटर वाला पार्ट और एक हो गया मेमोरी मैनेजर। ठीक है, अगर आपको नहीं मालूम है तो पाइथन जो है वो एक डायनेमिक लैंग्वेज है।
कैसी लैंग्वेज है वो? एक डायनेमिक लैंग्वेज है, यानी कि मुझे अपने डेटा टाइप्स को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है कि मेरे को ये नहीं बताना है अपने मशीन को या अपने सिस्टम को कि मैं किस टाइप की वैल्यू स्टोर करने वाला हूं। अगर मैं जब चाहूं तो कोई स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकता हूं, जब मैं चाहूं कोई नंबर स्टोर कर सकता हूं, जब मैं चाहूं कोई डेसिमल नंबर स्टोर कर सकता हूं। तो मुझे सी लैंग्वेज की तरह यहाँ पे हमारे डेटा टाइप्स को नहीं डिफाइन करना है। डेटा टाइप्स नहीं मालूम है, पिछली क्लास ही बनाई हुई है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? इंटरप्रेटर है एंड मेमोरी मैनेजर है। एंड मेमोरी मैनेजर का काम क्या होता है? मेमोरी मैनेजर का काम बहुत सिंपल होता है। It simply what? It simply allocates the memory to a data. It simply allocates the memory to a data. ठीक है? आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। Until then, stay safe, keep coding. Peace.